Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good day. I'm Dr. Muhammad Sajad. Or today with your most desired or long awaited vlog about कॉरपोरेट फार्म लैंड डेवलपमेंट। इसमें क्या प्रोसेसेस आते हैं, इसके लिए मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है, और सबसे बड़ी बात जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है लैंड डेवलपमेंट के हवाले से कि इस पे पर एकड़ कास्ट क्या आएगी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आज के इस वीलॉग में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अपनी फार्म लैंड डेवलपमेंट अगर आप सेल्फ बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी टीम, अपनी मशीनरी और अपने रिसोर्सेज के साथ, तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कर सकें। अगर आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी वेंडर के सपुर्द कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्किंग मॉडल्स हैं उसमें एक तो ये है कि वेंडर की जो भी अर्थ मूविंग मशीनरी इस्तेमाल हो रही होगी, लाइक ट्रैक्टर्स हैं, बुलडोज़र्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, लैंड स्क्रैपर्स हैं, तो उनका पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और जो डीजल होता है, बाकी जो उनका ड्राइवर या टेक्नीशियन है, उनकी फूड आपके ज़िम्मा होती है, डीजल जो कंजम्पशन है वो आपके ज़िम्मा होती है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अमूमन कंसर्न रहती हैं कि अर्थ मूविंग मशीनरी वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही, वो वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं, काम की आउटपुट कम है, मतलब ट्रैक्टर आस्ता चल रहे हैं या मिट्टी थोड़ी लेके जा रहे हैं, जो अर्थ मूविंग का एक्टिविटी है वो मिट्टी का कम वॉल्यूम जो है वो मूव हो रहा है यूनिट टाइम में। इन सब का एक सलूशन है कि आप वेंडर के साथ वर्क वॉल्यूम के हिसाब से टाइमलाइन तय कर लें और इन टोटलिटी उसके जो एक्सपेंस बनते हैं वो उसके साथ आप एग्रीमेंट साइन करें। उसमें डीजल भी उसके ज़िम्मे हो, अपने स्टाफ की फूड भी उसके ज़िम्मा हो, और जो उसने अपने सर्विस चार्जेस लेने हैं वो भी उसी में इंक्लूडेड हों। आप सिर्फ लमसम में उसको एक अमाउंट दें और उसको टाइमलाइन के साथ एग्रीमेंट करें कि मुझे इतने टाइम पे, इतने दिनों, इतने हफ्तों, इतने महीनों में मुझे ये वाला जो वर्क डन चाहिए। आप एक खाम खा की सरदर्द से बचे रहते हैं। और समटाइम ये होता है वेंडर सही भी काम कर रहा है तो फिर भी हमें शक होता है कि इसमें बहुत सी कबाहतें हैं। आपको वहाँ अपने बंदे बिठाने पड़ते हैं, वो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि बुलडोज़र, ग्रेडर, स्क्रैपर तो ये दो एक ही होते हैं ना। तो ट्रैक्टर अगर 24, 25, 26, कोई 36, 40 लगे हुए, कितने ट्रैक्टर्स ने आज काम किया है और हर ट्रैक्टर ने कितने घंटे काम किया, अलग-अलग हर ट्रैक्टर का हिसाब रखना, काउंटर चेक रखना, ये एक काफ़ी मेटिकुलस काम बन जाता है। या फिर आप उसके साथ एक ब्रॉड बेस डील कर लें कि भाई ये मेरा काम है, ये मुझे इस टाइम लाइन में कंप्लीट चाहिए, आप अपने एक्सपेंसेस, फूड, डीजल, सर्विस चार्जेस जो भी हैं वो डाल के मुझे बताएं। और जो बैकग्राउंड में आप विजुअल देख रहे हैं ना जी, ये मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। ये लैंड डेवलपमेंट के हवाले से अभी शुरू में आप मुख्तलिफ शार्ट्स देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के। तो 2 मिनट 18 सेकंड टाइम स्लॉट पे आप जो लेवलिंग एक मशीन देख रहे हैं ना, इसको लैंड स्क्रैपर कहते हैं। और ये ट्रैक्टर के ब्लेड या बुलडोज़र की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इस तरह 3 मिनट 34 सेकंड पे आप वाइट से कलर की सफ़ेद सी लेवल फ्लैट लैंड देख रहे हैं, वो कुछ हार्ड भी है। तो ये ज़मीनें बहुत सख्त होती हैं, हार्ड सॉइल्स होती हैं, नेचुरली डेवलप हुई होती हैं। मतलब ये इनका कोई एरिया डिफाइंड नहीं होता। ये 10 कनाल भी हो सकती है, 10 एकड़ भी हो सकती है, 100 एकड़ भी हो सकती हैं। और इनकी जो डेप्थ है वो वेरिएबल होती है, कहीं पे 1 फुट है, कहीं पे 2 तक है। तो लैंड डेवलपमेंट में इनको भी कंसिडर किया जाता है। आप देखेंगे कि इसी वीडियो में 4 मिनट के टाइम स्लॉट पे हम कुछ खड्डे या पिट्स जो हैं वो उसकी डिगिंग कर रहे हैं। ये मैंने कोई 10 फुट से लेके 20 फुट डेप्थ तक और 10 फुट बाकी डायमेंशन इसकी चारों साइड से ये सॉइल प्रोफाइलिंग के लिए खड्डे करवाए हुए हैं। 500 से ज़ायद खड्डे हमने ऑल ओवर चोलस्तान करवाए टू स्टडी द सॉइल प्रोफाइल, क्योंकि लैंड लेवलिंग में इनका बड़ा रोल होता है। आंखें बंद करके आप ज़मीन की तह को उल्टाना पुल्टाना शुरू कर दें, टीलों को, ड्यून्स को आप डिमोलिश करना शुरू कर दें, तो समटाइम ये होता है कि आप फर्टाइल लेयर को नीचे दबा देते हैं। तो इनफर्टाइल लेयर्स हैं जो नीचे से बी, सी और हॉरिजन हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो जो डेवलप्ड और फर्टाइल सॉइल लेयर्स हैं वो नीचे चली जाती हैं। और ये आप देखेंगे 4 मिनट टाइम स्लॉट पे और 5
मिनट और 50 सेकंड टाइम स्लॉट पे ये आप देख रहे होंगे कि मैंने 2-3 शार्ट्स इनके शामिल किए हुए हैं। हार्ड सॉइल हैं, इनको आप खोलने के लिए पहले रिजर मारते हैं, फिर सैंड मिक्स करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी मोटी तय है वो डार वाली जो ज़मीन है, और फिर उसकी डेप्थ क्या है लेयर की, उसके मुताबिक आप 20, 50, 100, 150, 200 ट्रालियाँ जितनी भी ज़रूरत हो वो उसमें मिक्स करते हैं। वो तो एक्चुअल ग्राउंड सर्वे जब होता है उस वक्त डिसाइड किया जाता है। फिर उसकी लेवलिंग की जाती है, लेज़र लेवलिंग की जाती है, और फिर अगला जो फर्दर हमारा प्रोसेस है वो शुरू होता है कि 8 मिनट और 23 सेकंड पे ट्रालियों से पत्थर उठाया जा रहा है ज़मीन के अंदर से चुन चुन के। ये चोलस्तान नहीं है। देखें, मैं दो किस्म की लैंड्स के हवाले से जो कॉरपोरेट फार्म लैंड्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। उसमें एक कैटेगरी वो हमारे केपी के बलूचिस्तान में भी आती है, और वहाँ बहुत सी सॉइल्स ऐसी हैं जहाँ ज़मीन के अंदर पत्थर ऐसे है जैसे कह लें कि कोई कोयले की कान से कोयला निकलता है। अगर आप ये सी पैक पे ट्रैवल करें ना, इस्लामाबाद से पेशावर और फिर डीआई खान, डेरा इस्माइल खां की तरफ आप मुड़ जाएं, ये फतेह जंग की तरफ, तो आपको कई जगहों पे राइट लेफ्ट कटी हुई चट्टानें इस तरह नज़र आएंगी। उनके अंदर पत्थर की लेयर है, गोल पत्थर जो होता है, वो जो गीटा भी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, वो छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में आप उसकी मुख्तलिफ लेयर देखते हैं, 1 फुट, 2 फुट, 4-4 फुट की लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर। तो वो इस एरिया में इस तरह की सॉइल्स भी हैं। हाँ भी, हम ये है कि पहले जो बड़ा पत्थर है उसको मैनुअली इस तरह उठा रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सकवेटर और जो है लगाते हैं, फिर छोटा पत्थर निकाल के उसको उठाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्टोन कलेक्टर मशीन है, वो पहले एक वेंडर से बनवाई उकाड़ा से, वो तो किसी काम की नहीं निकली, वो फिर हम जर्मनी से इंपोर्ट की है। तो उससे वो छोटा पत्थर जो है वो ज़मीन से कलेक्ट करते हैं, जैसे आलू की हार्वेस्टिंग होती है। तो वो नीचे से मिट्टी को उसके अंदर उसका जो ब्लेड होता है वो आगे से मिट्टी को उठा के पीछे जंगले में फेंकता है, मिट्टी नीचे गिर जाती है जंगले से, पत्थर उसके अंदर रह जाता है। फिर ग्रेडर की मदद से उसको लेवल करते हैं, फिर बलडोजर की मदद से, ये सारे प्रोसेस आप देख रहे होंगे। लैंड डेवलपमेंट पूरी एक टेक्निक है, साइंस है। ये नहीं है कि आजकल हर बंदा, जिस तरह हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने ऑफिस के किसी उनका ट्रस्टवर्दी बंदा है, वो कोई पीए है, वो उनका कोई मैनेजर है, कोई बंदा है जिसने कभी फार्मिंग नहीं की, बल्कि उसने शायद कभी किसी खेत में भी कदम नहीं रखा, तो उसको वो फिर उस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। वो फिर मैंने कई लोगों के यहाँ पे करोड़ों रुपए ज़ाया होते देखे हैं, वो खुद या फिर वो खुद किसी तरह अताइयों के हाथ चढ़ जाता है, करोड़ों रुपया ज़ाया करवा के। तो इस तरह बहुत सी मिसालें हैं, उससे बचना है आपने। अच्छा, जो कॉरपोरेट फार्म लैंड डेवलपमेंट को अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस सब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम करूंगा रिगार्डिंग मैनेजमेंट। जो लैंड्स इन क्वेश्चन है अंडर कॉरपोरेट फार्मिंग, एक तो वो है जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत लैंड लीजिंग हो रही है, और मेजरली चोलस्तान डेजर्ट में और थल डेजर्ट में। पंजाब से इसको पायलट प्रोजेक्ट कह लें या कह लें कि इसको इनिशिएट किया गया है। मैं कोई 1.5 साल से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, फिजिबिलिटीज रिपोर्ट्स बनाने से लेके फार्म मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट तक, एग्जीक्यूशन तक। तो मेरे नाले के मुताबिक कोई 1 मिलियन 10 लाख एकड़ रकबा चोलस्तान डेजर्ट में, और ओवरऑल पाकिस्तान कोई ये 10 मिलियन जो एकड़ हैं गैर आबाद, या रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं फॉर लैंड डेवलपमेंट अंडर कॉर्पोरेट फार्मिंग। ओबियसली अभी जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है इनिशिएट हुई है, मेन जो कह लें कि प्लेटफॉर्म है वो चोलस्तान है, उसके बाद कोई 10% कह लें वो थल डेजर्ट का एरिया है। तो चोलस्तान डेजर्ट हो या थल डेजर्ट हो, लैंड्स अनइवन हैं, ड्यून्स हैं। तो जो लैंड डेवलपमेंट कास्ट है ना जी, वैसे तो मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं इन डिसाइडिंग अबाउट द कास्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट फॉर 1 एकड़, लेकिन मेरे नज़दीक 3 मेजर एज पर माई एक्सपीरियंस फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइसिव फैक्टर हैं इन डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट
पर एकड़ फॉर लैंड डेवलपमेंट। नंबर एक लैंड टोपोग्राफी, सेकेंडली सॉइल टाइप और थर्डली इरिगेशन सिस्टम। कौन सा आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, अब मैं वन बाय वन इन तीनों फैक्टर को डिस्कस कर लेता हूँ। लैंड टोपोग्राफी यानी ज़मीन की ऊपरी सतह कैसी है। सबसे पहले लैंड टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। मीन के ज़मीन की जो ऊपर टॉप सरफेस है वो कैसी है। तो ज़ाहिर ड्यून है और डेजर्ट श्रब्स हैं, या कहीं कहीं पीलू करीर इस तरह वो डेजर्ट ट्रीज हैं, और कहीं कहीं खग्गल भी नज़र आता है, इक्का दुक्का दरख्त उगे हुए। लैंड टोपोग्राफी किस तरह डिसाइड करती है कास्ट में, बल्कि ये मेजर रोल है इसका कास्ट डिटर्मिनेशन में, कि खर्चा फी एकड़ क्या आएगा डेवलपमेंट का। जो टीले हैं या ड्यून्स हैं वो कितनी तादाद में है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, कितने परसेंट एरिया पे है, उनकी हाइट क्या है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे पास हमने एक ब्लॉक था, उसमें कोई 300 एकड़ रकबे पे ड्यून थे, और कोई टोटल जो लैंड मिला के, ये नहीं कि एक साइड पे 700 एकड़ बिल्कुल नॉर्मल थी, बीच बीच में होती है ना, तो टोटल जो हम लैंड निकालते हैं उसकी मैपिंग करने के बाद, तो वो कोई 700 एकड़ लैंड जो थी वो लेवल भी नहीं हम उसे कह सकते, मतलब वहाँ पे ड्यून्स नहीं थे। अच्छा, और जो ड्यून की हाइट थी वो कोई 5 से 10 फुट, मोस्टली वो 5-6 फुट हाइट वाले ड्यून थे, छोटे ड्यून थे, छोटी छोटी ढेरियाँ कह लें। सर उर्दू में टीला कहते हैं तो मैं उन्हें टीलियाँ कहता हूँ। तो वहाँ पे हमारी जो लैंड डेवलपमेंट या लैंड लेवलिंग की कास्ट आई वो 20,000 प्लस माइनस पर एकड़ आई। इसी तरह हमारे पास वहीं एडजेसेंट एक दूसरा ब्लॉक था, वहाँ इसके रिवर्स था, वहाँ कोई 700-650 एकड़ पे 1,000 एकड़ का एक ब्लॉक होता की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। दूसरे ब्लॉक में कोई 650 एकड़ जो है वो ये टीलों ने घेरे हुए थे और झाड़ियों ने, और उसमें कोई 350 एकड़ जो है वो लैंड नॉर्मल थी। वहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है वो 30,000 तभी क्रॉस कर गया पर एकड़। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल कोट करूँगा कि थाल एरिया में एक बड़ा कॉर्पोरेट फार्म था 7,000 एकड़ प्लस। वहाँ मैंने एज ए जनरल मैनेजर फार्म या COO के तौर पे काम किया, और वहाँ हम सारी सेंट्रल पिवट्स ही इंस्टॉल कर रहे थे। तो यहाँ 2-3 चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, अब इरिगेशन सिस्टम भी बीच में आ जाएगा। यहाँ पे टीले तो 30-40 फुट के थे ऑन एवरेज, 10 फुट 5 फुट के भी थे, लेकिन जो ज़्यादा तादाद थी 30-40 फुट के थे। और इसी तरह कुछ परसेंटेज उसकी 5% ऐसे थे 60-60 50-50 फुट के हाइट पे भी थे। 12-12 15-15 एकड़ उनका ऊपर से एरिया बनता था, टॉप एरिया जो होता है। हमने एडजेसेंट एक एरिया में रकबा लिया, 70-80 फुट टीले। आपको टीले की हाइट देखने के लिए सर ऊपर करें, टोपी आप सर पहनी हो, कैप पहनी हो, नीचे गिर जाती है, इतने ऊंचे टीले थे। हमने तो सेंटर पिवट के लिए लेवलिंग करनी होती है, और आप जिस तरह मुख्तलिफ विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप सेंटर पिवट के एरिया में एग्रीकल्चर मशीनरी चलती हुई देख रहे हैं रोड ग्रास की, या वैसे लास्ट में आप देखें कि जिसमें वो अभी हमारा रोड ग्रास 10-15 दिन का है इंस्पेक्शन के लिए, उसको क्रॉप कंडीशन को देखने के लिए चल फिर के देख रहा हूँ, तो आप देखें कि वो किस तरह ऊंचा नीचा एरिया है। ठीक है जी। जो सेंट्रल पिवट है वो तो 15% स्लो पे भी चल जाती है, 20% स्लो पे भी चल जाती है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल फ्लैट फुटबॉल ग्राउंड की तरह, जिसे जीरो लेवल बोल देते हैं, जीरो लेवल नहीं करना पड़ता। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा वहाँ जो एक्सपेंस था वो 35,000 टू ले से पर एकड़ से लेके बाज़ दफ़ा 80,000 पर एकड़ प्लस भी चला जाता था, जबकि अभी डीजल या पेट्रोल प्राइसेस 1-1.5 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ को 250 के लगभग पर लीटर डीजल प्राइस है। अब मेरा ख्याल आपको काफ़ी हद तक बात समझ आ गई होगी कि जो हमारे लैंड फीचर्स हैं वो डिसाइड करते हैं हमारी कास्ट को, और फिर साथ अभी एग्जांपल इरिगेशन सिस्टम की भी आ गई। अगर वही जो 40-50 फुट 30 फुट वाले टीले अगर हम ज़ीरो लेवल करते हैं उनको फॉर टरबाइन इरिगेशन, सरफेस या फ्लड इरिगेशन के लिए, तो उसका ख़र्चा जो है वो कम से कम आप 35% ऐड कर लें, मज़ीद हो जाता। ठीक है जी। लेकिन सेंटर पिवट्स में या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हमें ज़ीरो लेवल नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं होती लैंड को। अच्छा, और ये 2 चीज़ें आ गई, इरिगेशन सिस्टम से किस तरह फ़र्क पड़ता है और लैंड टोपोग्राफी से। तीसरी चीज़ रह गई सॉइल टाइप। आपने 3 मिनट 34 सेकंड पे अगर टाइम स्लॉट पे देखें
तो वो वाइट और सख्त और हार्ड ज़मीनें डार हैं। अगर वो उस तरह की भी सॉइल है, फिर बिल्कुल रेत भी है कि मोस्टली वो उसमें सैंड पोर्शन ज़्यादा, सिल्ट क्ले ना होने के बराबर है, और कहीं पे ऐसे भी हैं कि ये इनका पोर्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो सैंडी लोम भी है सॉइल। जो डारे हैं, डार्क टाइप की ज़मीनें हैं, ये लोकल ज़बान का ही चोलस्तानी ही लफ्ज़ है जी। ज़ाहिर है कि फिर आपको रिजर मारना पड़ता है, उसमें सैंड मिक्स करनी पड़ती है, लेवलिंग की फिर कास्ट आती है, लेज़र लेवल वगैरह करते हैं, तो वो आप 20 से 25 हज़ार पर एकड़ कास्ट और डाल लें, क्योंकि डिपेंड करता है कि अब डार जो है वो कितनी रेत मांग रही है टू बी कल्टिवेटेड है कि वो ज़मीन नॉर्मल हो जाए। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, लैंड टोपोग्राफी, इरिगेशन सिस्टम और सॉइल टाइप, अब आप दोस्तों को कुछ क्लैरिटी आई होगी कि ये मेजर फैक्टर हैं डिसाइड करने में कि लैंड डेवलपमेंट पर एकड़ एक्सपेंस हमारा क्या आएगा। इसलिए आपको जो ब्लॉक अलाट हुए हैं, अब उसमें वो तो जब हम फिजिबिलिटी बनाएंगे, उसका सर्वे करेंगे कि कितने % एरिया पे ड्यून्स हैं, किस हाइट के ड्यून्स हैं, कितनी लेवल लैंड है, उसे हम लेवल कह लेते हैं ना बिलफर्ज, ड्यून्स के मुकाबले में कितनी उस पे लेवल लैंड में डारे हैं। अब उसको डेवलप करना है, फिर सिर्फ डेवलप नहीं करना, फिर आगे हमने सॉइल भी इम्प्रूव करनी होती है, क्योंकि फिर सॉइल में हमने अमेंडमेंट्स करनी है, उसमें झाड़ियाँ ख़त्म करनी है। पहले तो साइड मतलब क्लींजिंग आएगी, क्लियरिंग आएगी, फिर उसको काश के काबिल बनाना है, उसमें बायोकेमिकल अमेंडमेंट्स डालनी है ताकि हम उसमें से अब क्रॉप की तरफ जब जाएं तो हमारे अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि अक्सर जगहों पे TDS भी हाई है। इस टॉपिक पे भी किसी दिन बात करेंगे। तो मुख्तलिफ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं माशाल्लाह वो CEOs होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के बिलियनर्स होते हैं, फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सीनियर लेवल ऑफिशियल्स होते हैं। वो मीटिंग जब करते हैं मेरे साथ या फ़ोन पे डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी दसो ना खर्चा कितना को बनेगा, फिर तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि वो ज़ाहिर है कि फिर आप एक गैस वर्क करते हैं। जब तक लैंड का ऑन ग्राउंड सर्वे ना किया जाए, फिर उसका मैपिंग ना की जाए, उसकी फिजिकल कंडीशन को ना देखा जाए, फिर ये है कि हमने कब लैंड एक्वायर करनी है और अगली फसल कब लगानी है, और ज़ाहिर है शुरू के अभी जब तक 3 साल तक है कि ग्रेस पीरियड है और आपने सरफेस इरिगेशन ही करनी है, टर्बाइंस वगैरह ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने हैं, उस हवाले से कास्टिंग करनी है, या फिर ये मॉड्यूल रखना है कि ग्रेस पीरियड के दौरान क्रॉप कोई नहीं लेनी, तो सिर्फ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो फिर लैंड डेवलपमेंट ज़ाहिर है डिफरेंट हो जाएगी। फिर हम उसको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के मुताबिक लैंड डेवलप करेंगे। हाई एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम मतलब कि जो ड्रिप इरिगेशन, दूसरा हमारी सेंट्रल पिवर्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने उसके विजुअल ज़्यादा शामिल किए कि आपको अंदाज़ा होगा कि जो जितने भी सेंट्रल पिवर्ट्स के हवाले से जो रोड क्रॉस की मशीनरी वर्क कर रही है वो लैंड लेवल नहीं है, स्लोपी है। मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं गैस वर्क तो नहीं कर सकता, फिर अंदाज़ा यही है, आप अपने जहन में ये रखें कि 25-30 से लेके 70-75,000 पर एकड़ एक्सपेंस आएगा। जनरल एक बात कर रहा हूँ, एक्चुअल तो जो जिस तरह हम फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन प्लान की फिजिबिलिटी बनाते हैं या फिर खुद एग्जीक्यूट करवाते हैं, उस वक्त ही फिर वो कास्ट जो है वो सही उसका एक एस्टिमेट बनाया जा सकता। मैं ये हम्बली और वेरी प्राउडली फील एक्साइटेड टू शेयर के बीइंग ए प्रोजेक्ट हेड कॉर्पोरेट फार्मिंग एग्री बिजनेस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत फर्स्ट एवर जो वीट क्रॉप है, जो बैरन लैंड है, जो पहले कभी कल्टीवेट नहीं हुई थी, वो 500 एकड़ पे मैंने 3,500 TDS पे 40 मंथ्स एवरेज वीट की यील्ड ली वहाँ पे। इसी तरह अगेन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वन एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत काटन की फर्स्ट क्रॉप ली और बेस्ट एवर क्रॉप। मैं सारी उम्र हो गया काटन देखते हुए, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान, मुल्तान और काड़ा साहिवाल पहले लगती थी, ये एरिया सिमटते जा रहे हैं और वो मुल्तान तक एरिया तक महदूद हो गई है। वहाँ भी अब 2-3 साल पिछले ज़ाहिर है काटन पे एक क्राइसिस आया रहा है, उसका एरिया ऑफ कल्टीवेशन काफ़ी कम हुआ है। तो लेकिन ये सारी काटन बेल्ट है ना, तो मैं कंपैरिजन में कह रहा हूँ कि कभी अरूज के दिनों में भी जब यहाँ काटन का अरूज था, इतनी ज़बरदस्त काटन नहीं देखी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके मैं विजुअल शामिल कर रहा हूँ, वैसे ही मैंने उसके वीलॉग्स अपने यूट्यूब पे फार्मर्स के लिए लगाए हुए हैं, तो मैं लास्ट पे उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक
मोर देन 50 या 52 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ रिगार्डिंग R&D, कॉर्पोरेट फार्मिंग मैनेजमेंट, फार्मिंग कंसल्टेंट, R&D कंसल्टेंट, एज एग्रोनोमिस्ट, एज एग्रीकल्चर एडवाइज़र टू मल्टीनेशनल कंपनीज। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरे दोस्त कहते हैं कि फ्राम हिमालय टू एल्प्स ऑफ यूरोप, अल्लाह पाक ने ये ज़राअत की खिदमत करने का मौका दिया हुआ है, कर रहे हैं। और अक्रॉस द ग्लोब जो हमारे फार्मर हैं उनकी खिदमत का मौका मिला हुआ है, नेचर के करीब रहने का मौका मिलता है। आई फील ब्लेस्ड। ये जो हमारे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट है और पाकिस्तान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप है, हमारा नॉर्डिक रीजन जिसे हम यहाँ स्कैंडिनेविया कहते हैं, ये नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, प्लस उसके साथ एडजेसेंट वो अगरचे नॉर्डिक रीजन से बाहर है, स्विट्ज़रलैंड और ये जर्मनी। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस दी ग्लोब अल्लाह पाक ने ज़राअत की, किसान की खिदमत का मौका दिया जी, एग्रीकल्चर कम्युनिटी की खिदमत का मौका दिया। ये मेरा पैशन है, बंदा नेचर के करीब रहता है। आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड। तो अभी तो मैं बर्न में हूँ, परसों आई विल बी ट्रैवलिंग टू ज़्यूरिख और वहाँ पे जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे भी इस तरह हमारी एक R&D एक्टिविटी है एग्री एडवाइजरी के हवाले से। बल्कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड वो इकट्ठा ही है, बॉर्डर तो बस एक निशान सा ही होता है जी इन मुल्कों में। मैंने अपने वीलॉग्स में डिटेल से मुख्तलिफ बॉर्डर दिखाए हुए हैं। वहाँ पे हमारा एक बड़ा कॉर्पोरेट फार्म और रिसर्च सेंटर है जहाँ पे कुछ मैं कंट्रीब्यूशन मेरी है, मैं मजदूरी करता हूँ। ये है अल्हम्दुलिल्लाह के थ्रू द कैरियर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो अल्लाह पाक करम करता रहा जी, आगे बढ़ते रहे। अल्लाह पाक ने ब्रांड बना दिया जी। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि कहीं पे किसी के साथ जितनी मजदूरी तय हुई है उसके साथ 1 रुपये की भी डंडी मारी हो। 10 रुपये मजदूरी तय हुई है तो 20 रुपये का ही काम किया है। और हाँ, हमारे साथ डंडी कई दफ़ा मारी गई, कईयों से बकाया जात रहने वाले रहते हैं। खैर, मेरा कहने का मकसद ये था जी कि जो काम की जिसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैं और मेरी टीम करते हैं जी। स्पेशली कॉर्पोरेट फार्म मैनेजमेंट के हवाले से, इसमें लैंड डेवलपमेंट है, इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉलेशन है, अंटायर फार्म मैनेजमेंट है, उसमें जो उसके सेगमेंट्स होते हैं, मशीनरी प्रोक्योरमेंट है, मशीनरी सिलेक्शन है, इस तरह अदर इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड, और टीम की डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन रह गए हों, मैं कुछ चीज़ें ज़रूर स्किप कर गया होऊंगा, फिलबदी या नेचुरल फ्लो में बात करता हूँ, तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप में थ्रू टेक्स्ट और वॉइस कर लीजिएगा। कॉल जो है ना हर वक्त हर जगह नहीं ली जा सकती, कई जगहों पे तो टाइम जोन का भी फ़र्क होता है ना। तो देखें जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं पाकिस्तान से 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, इसीलिए कई तो कनाडा, USA में और फिर ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दिया कीजिए या वॉइस कर दिया कीजिए, जो ही मैं थोड़ा फ्री या कन्वीनियंट फील करूं तो मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करता हूं। बहुत टाइम लिया जी आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।